नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं। सुमित्रानंदन का जन्म उत्तरांचल के उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त, इनके पिताजी का नाम गंगादत्त और माताजी का नाम गंगादत्त पिताजी का नाम, माताजी का नाम सरस्वती था। इनकी माताजी का निधन बचपन में हो गया था। अतः इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। पंत जी को बचपन में ही मातृ स्नेह से वंचित होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई तथा हाई स्कूल की परीक्षा बनारस में उत्तीर्ण किया। इनके पिताजी टी गार्डन्स के मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप से लकड़ी का व्यापार करते थे। कौसानी के निकट विविध वर्ण और पुष्पों से सुशोभित हरियाली घाटी और बाज, चीड़, देवदार, ऊंचे वृक्ष सिर उठाए खड़े रहते थे। अतः जहाँ पर इनका जन्म हुआ एक स्विट्जरलैंड जैसा रूप भारत का था। इस तरह से प्रकृति की गोद में सुमित्रानंदन पंत ने अपना जीवन आरंभ किया। इनका प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त था। इनके उपनामों की चर्चा करते हैं। इनका प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त था। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि, प्रकृति के सुकुमार राजकुमार, निराला ने कहा है, प्रकृति के सुकुमार राजकुमार, शब्द शिल्पी, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, छायावाद का विष्णु आदि उपनामों से जाना जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा पुनः। गोसाई दत्त प्रारंभिक नाम है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार राजकुमार कहे जाते हैं। किसने कहा? निराला ने इन्हें प्रकृति के सुकुमार राजकुमार कहा। इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, एक में ही है, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। पंत जी छायावाद के बृहत् त्रय में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य शुक्ल ने पंत को सर्वाधिक महत्व दिया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि शुक्ल ने किसे अधिक महत्व दिया? पंत जी को शुक्ल जी ने अधिक महत्व दिया। 1938 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है, 1938 ईस्वी में इन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन किया। 1938 ईस्वी में इन्होंने रूपाभ पत्रिका का, जो कि मासिक, अगर पूछ ले कि कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने लोकायतन नाम की एक संस्था स्थापित की थी जो थोड़े ही दिन जलकर बंद हो गई। 1950 के उपरांत जीवन में एक नया मोड़ आया। रेडियो विभाग से संबद्ध रहे और हिंदी चैनल प्रोड्यूसर, फिर साहित्य सलाहकार के रूप में अपना जीवन इन्होंने स्थापित किया। इनको कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में याद किया या कहा। किस रूप में? प्रतिनिधि कवि के रूप में इन्होंने कहा। पंत जी की कविता का मूल रूप सौंदर्यवादी रहा है। कैसा रहा है? सौंदर्यवादी रहा है। इन पर पंत जी का प्रभाव पड़ा। ये जब बाल्यावस्था में संघर्ष कर रहे थे, तब उस समय इन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ करते हुए अपने शिक्षा के दौर में नरेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह, उदय शंकर भट्ट और कृष्णानंद पांडे से इन्होंने मुलाकात की
और आगे चलकर इनको काव्य के रूप में प्रेरणा या इनके जब युवा अवस्था आई, जब इनकी लेखनी प्रारंभ हुई, उस समय रवीन्द्रनाथ और महात्मा गांधी अरविंद से लेकर इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत पर अरविंद के दर्शन का प्रभाव पड़ता है। किसके, ये प्रश्न बहुत बनता है, अरविंद के दर्शन का प्रभाव पड़ता है। सुमित्रानंदन की पंत की जो रचनाएं हैं वो कई भागों में आप बांट सकते हैं, जैसे प्रगतिवादी भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इनकी रचनाओं को कई तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए इनके काव्य संग्रह की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख काव्य संग्रह अगर बात करें, प्रथम छायावादी रचना से शुरू करते हैं। इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है 1920 में। कब है? 1920 में इनकी प्रथम छायावादी रचना है 1920 में। उसके बाद इनकी ग्रंथि है 1920 में, बीड़ा है, पल्लव है, पल्लव 1928 में है, गुंजन 1932 में है। गुंजन अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। बहुत प्रश्न बनता है, गुंजन इनका अंतिम छायावादी काव्य रचना कहा जा सकता है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, बीड़ा, गुंजन। उसके बाद अगर बात करें दूसरे रूप में, तो इनकी प्रगतिवादी रचनाएं आती हैं जो प्रगतिवाद से प्रभावित हैं। कौन से? प्रगतिवाद से प्रभावित हैं, जैसे युगांत, युगमाड़ी, ग्राम्या, स्वर्णधून, स्वर किरण और उत्तरा। फिर से सुनिएगा, युगांत, युगमाड़ी, ग्राम्या पूछा जाता है, ग्राम्या कैसे है? तो प्रगतिवादी है। स्वर्णधून, स्वर किरण और उत्तरा इनकी कैसी रचनाएं हैं? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। युगांत 1936 में इस काव्य संग्रह पर रविंद्र और गांधी जी का प्रभाव पड़ा। अगर पूछ लिया जाए युगांत पर किसका प्रभाव पड़ा, तो युगांत पर रविंद्र और गांधी जी का प्रभाव पड़ा। इस पर मानवतावादी, वेदांतवादी दर्शन, विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ व गांधी जी का प्रभाव पड़ा है। और ये मार्क्सवादी, गांधीवादी और दर्शन से प्रभावित रहे हैं। युगवाणी, इस पर मार्क्सवादी और गांधीवादी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। युगवाणी पर मार्क्सवादी और गांधीवाद का प्रभाव पड़ता है। इसे गद्य गीत कहा जाता है। युगवाणी, इसे गद्य गीत कहा जाता है। अगला है ग्राम्या। ग्राम्या में ग्रामों के गीत का संकलन है। ग्राम्या में ग्रामों के गीत का संकलन है। इसमें ग्रामीण जीवन की समस्याओं को बताया गया है। कहीं न कहीं ग्राम में इतना संघर्ष होता है कि गांव के जो लोग होते हैं उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं या कविताएं हैं, जैसे परिवर्तन, छाया, बादल, बापू के प्रति, नौका विहार, गीत हंस अगर बात करेगा तो पंत की है, लेकिन गीत कुंज की अगर बात करेगा तो निराला की हैं। ताज भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ताज, पौ फटने से पहले, मौन निमंत्रण। कौन सा निमंत्रण? मौन निमंत्रण। तारापथ, अप्सरा, चांदनी आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। पंत जी की जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली वो छायावाद के रूप में, काव्यकार के रूप में मिली। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, अगर बात करें लोकायतन, इनकी प्रसिद्ध रचना लोकायतन है। कौन सी है? लोकायतन है। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि लोकायतन में इन पर किसका वर्णन किया गया है। चलिए, लोकायतन और चितंबरा। देखिए, चितंबरा एक ऐसी काव्य रचना है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनके कुछ काव्य नाटक हैं, जैसे रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण,
अतिमा अतिमा ज्योत्सना, ये इनके क्या हैं, ये इनके काव्य नाटक हैं। इनके काव्य नाटक रजशिखर, शिल्पी, संवर्ण, अतिमा, मानसी, ज्योत्सना हैं। इनके एक उपन्यास मिलता है जिसका नाम है हार। सुमित्रा नंदन पंत का एक उपन्यास है हार। इनकी आत्मकथा का नाम है एक वर्ष 60 रेखा। 60 वर्ष, क्षमा करिएगा, 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन पंत की अंतिम काव्य है लोकायतन। क्या है? अंतिम काव्य है लोकायतन। इस तरह से इनका संपूर्ण जीवन रचना काल में संघर्षमय रहा है। स्वर किरण, स्वर धूर, उत्तरावाणी, काला और बूढ़ा चांद जैसी रचनाएं लिखकर इन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया? अपने जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। पल्लव प्रकृति की चित्रशाला है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। मैनिफोस्टा जिसे कहते हैं। पल्लव को, बैटरी भी जा रही है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। गुंजन में प्रकृति संबंधी रचनाएं हैं। इस तरह से अगर बात करें तो कहीं न कहीं रविनाथ जी की भावना से प्रभावित होकर अपने जीवन को धन्य बनाने वाले सुमित्रा नंदन पंत की जो एक जीवन चरित्र है, कहीं न कहीं इनके प्रेरणा स्रोत है। इनकी आंसू एक रचना मिलती है। आंसू एक कविता है या रचना है, और आंसू आप देखेंगे, आंसू जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। इस तरह से आप देखें तो कहीं न कहीं इनकी रचनाओं में एक ऐसा उदात्त प्रेम भी मिलता है जिसको परिवर्तन के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। सुमित्रा नंदन पंत में उनकी किशोरा अवस्था से ही एक ऐसी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं जो उनके जीवन के शुभ पक्ष की ओर निरंतर प्रेरित करते हैं। उनकी ख्याति सौंदर्य और प्रकृति के कवि के रूप में अधिक है, परंतु उनकी सभी कृतियों में जीवन के शुभ और शुभतर बनाने की उनकी आकांक्षा की अभिव्यक्त बराबर होती रही है। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया और कहा कि एक और चेतना शक्ति है जो मानव से अंतरतम अंतर्हित में ज्योति प्रीतमय, स्वप्नमयी व सृजनमयी, आनंदमयी आदि ऐसे पंक्तियों के साथ इन्होंने अपने जीवन के रूप को समर्पित किया है। गांधी दर्शन से भी इन्होंने अपनी कुछ कविताएं लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। युगवाणी और ग्राम्या मार्क्सवादी दर्शन प्रभावित रचनाएं हैं। अगर पूछ ले युगवाणी और ग्राम्या कैसी रचनाएं हैं, तो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। मौन निमंत्रण, जैसा कि हमने बताया, इनकी प्रसिद्ध कविता है। इस तरह से पल्लव में अगर बात करें तो उच्छ्वास, आंसू की बालिका, परिवर्तन, बादल इत्यादि रचनाएं संकलित हैं। देखिए, पल्लव इनकी एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसमें उच्छ्वास, आंसू की बालिका, परिवर्तन, बादल, कभी कभी पूछ लेता है परिवर्तन किस में संकलित है, तो परिवर्तन पल्लव में संकलित है। छायावादी काव्य का प्रौढ़तम काव्य संग्रह पल्लव को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि पंत की पहली प्रौढ़तम रचना पल्लव काव्य संग्रह से संग्रहित कविताएं इस तरह से हैं: उच्छ्वास, आंसू की बालिका, परिवर्तन और बादल। इस तरह से अगर आप देखें तो कहीं न कहीं सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, मानव जीवन में बट जाए सुख दुख से, दुख सुख से, मानव जीवन में बट जाए सुख दुख से और दुख सुख से। इस तरह से 1977 को यह महान आत्मा परमात्मा को प्यारी हो जाती है। 1977 में ये कहीं न कहीं परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इनका जन्म 1900 हुआ,
1900 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? कौसानी नामक एक गांव में हुआ, उत्तराखंड, जिसे अल्मोड़ा का एक ज़िला है, जिसे आप स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाने जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप अपना कमेंट हमें ज़रूर करिएगा, ताकि हम और अच्छी से अच्छी क्लास आपको दे सकें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।